अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्लोटस किसको कहते हैं? यानी अमेरिका में फ्लोटस नाम से किसको संबोधित किया जाता है? उपराष्ट्रपति को, सीनेट के स्पीकर को, राष्ट्रपति की पत्नी को, या ऑस्कर के विजेता को? जल्दी से जवाब देना है। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है और ये पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति की पत्नी, देन आपका आंसर सही है। तो अमेरिका में जो फ्लोटस है वो किसको कहा जाता है? फ्लोटस नाम से किसको संबोधित किया जाता है? तो राष्ट्रपति की पत्नी जी को। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, वह भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों रह चुके थे। यानी देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे, है ना, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति भी थे और साथ ही साथ चीफ जस्टिस भी थे सुप्रीम कोर्ट के, है ना, दोनों थे। बताइए, गिरी या हिदायतुल्लाह या जेल सिंह या नारायणन? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। यानी ऐसे व्यक्ति कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति भी थे और चीफ जस्टिस भी थे सुप्रीम कोर्ट के? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है। प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो वेरी गुड, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी हिदायतुल्लाह। जी हाँ दोस्तों, हिदायतुल्लाह ये भारत के राष्ट्रपति भी थे, है ना, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। तो अब स्टूडेंट यदि मैं आपसे ये पूछूं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? बताइए तो वर्तमान समय में, जल्दी से बताना है, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो बच्चों याद रखना है, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के, है ना, जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? एन.वी. रमन जी हैं। कौन है? एन.वी. रमन जी। एन.वी. रमन जी याद रखना है, ठीक है, एन.वी. रमन जी हैं। अच्छा, भारत का जो प्रथम चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? यानी प्रथम, है ना, भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? बताइए, प्रथम भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट में? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के प्रथम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो जी हाँ, ये कौन थे? तो ये थे एच.जे. कनिया, है ना, एच.जे. कनिया जी थे। ठीक है, एच.जे. कनिया नाम याद रखिएगा बच्चों, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? देखिए पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, है ना, सबका पूछा जाता है, सबका बताऊंगा मैं। लेकिन पहले आप लोग ये बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या पटना में? जल्दी से जवाब देना है, बिल्कुल फास्ट। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली, देन आपका आंसर सही है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है ना। अब यदि आपसे ये पूछे शाहजहां का मकबरा, बताइए तो शाहजहां का मकबरा ये कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा ये कहाँ है बच्चों? तो ये है आगरा में, ध्यान देना है। अब यदि आपसे ये पूछे जहांगीर का मकबरा, है ना, अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर का मकबरा बताइए ये कहाँ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये है लाहौर में है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, शेर शाह सूरी, जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी, इसका मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी जी का मकबरा कहाँ है? आ रखा है ये क्वेश्चन पैरामेडिकल में, तो बताइए कहाँ है? तो ये है बिहार के सासाराम जिले में। कहाँ है? तो ये बिहार के सासाराम जिले में है, याद रखना है, बिहार का एक जिला है सासाराम। ठीक है, सासाराम, ठीक है, तो याद रखना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, बाहत इस देश की मुद्रा है? बाहत किस देश की करेंसी है? टर्की, ताइवान,
स्वीडन या थाईलैंड? जल्दी से बताइएगा। बाहत जो है, बाहत ये किस देश की करेंसी है, किस देश की मुद्रा है स्टूडेंट? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी थाईलैंड, देन आपका आंसर सही है। तो थाईलैंड की जो करेंसी है वो क्या है बच्चों? बाहत है। क्या है? बाहत है। अब देखिए बच्चों, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टर्की के बारे में, है ना, टर्की के बारे में, है ना, यानी तुर्की जिसको कहते हैं। तो यहाँ की मुद्रा क्या है बच्चों? यहाँ की मुद्रा है लीरा। क्या है? लीरा है। ताइवान की बात करेंगे कि ताइवान कंट्री की जो करेंसी है वो क्या है? तो नया ताइवान डॉलर। क्या है? नया ताइवान डॉलर है। नया ताइवान डॉलर है। ठीक है, नया ताइवान डॉलर है, याद रखना है। अब बात करेंगे स्टूडेंट स्वीडन देश के बारे में। तो यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा क्या है? क्रोना। क्रोना, ठीक है, क्रोना है यहाँ की मुद्रा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, गुलाब इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। बताना है गुलाब जो है, गुलाब का फूल, ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? वैसे तो ये गुलाब ना, वैसे तो ये गुलाब बच्चों इश्क, प्यार और मोहब्बत का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ पे ये गुलाब जो है किसी देश का भी राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपको बताना है वो कौन सा देश है। इंग्लैंड है, स्पेन है, जापान है या जर्मनी है? तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड, देन आपका आंसर सही है। तो गुलाब जो फूल है ये इंग्लैंड देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, और स्पेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? तो स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक ये भी आपको जानना होगा। तो स्पेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक होता है ईगल। ईगल यानी बाज जिसको कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे जर्मनी का बात करें तो जर्मनी का भी जो है बच्चों क्या होगा? ईगल ही होगा। ठीक है, तो स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक और जर्मनी देश का राष्ट्रीय प्रतीक दोनों का ईगल है ना। और यहाँ पे अब जापान की बात करें तो ये क्या है? गुलदाउदी। गुलदाउदी, ठीक है, गुलदाउदी, ये जो है जापान का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बच्चों? भारत का यानी अपने देश के बारे में बात किया जाए तो भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये है अशोक चक्र। क्या है बच्चों? अशोक चक्र। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लंदन है, वाशिंगटन है, पेरिस है या टोक्यो है? जल्दी से बताइएगा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी वाशिंगटन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। यानी वाशिंगटन कहाँ है? यूएस में, है ना। वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए में है। और देखिए बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर अगर मैं पूछूं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय तो आप लोग जान लिए वाशिंगटन है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1944 को हुई थी। ठीक है, 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे मुख्यालय के बारे में पूछा है ना, तो एक और क्वेश्चन पूछा गया था इंटरपोल का मुख्यालय। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने सोचा चलिए इसको भी बता दिया जाए। इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो जल्दी से बताइए, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बच्चों फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में एक शहर है लियोन शहर, वहीं पे ये इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सर्वप्रथम किसको सम्मानित किया गया? बताइएगा, राधा कृष्णन जी को, सर सीवी रमन जी को, राजा गोपालाचारी को या सभी को? भारत रत्न से सर्वप्रथम किसको सम्मानित किया गया? बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी देखिए भारत रत्न से सबसे पहले 3 लोगों को सम्मानित किया गया था, राधा कृष्णन जी को, सर सीवी रमन जी को और राजा गोपालाचारी जी को। ठीक है, और इन तीनों लोगों को भारत रत्न कब दिया गया था? तो वर्ष 1954 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1954 ईस्वी में। तो बच्चों आपको याद रखना है कि वर्ष 1954 में भारत रत्न जो है आरंभ किया गया था, और सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था, राधा कृष्णन जी को, सर सीवी रमन जी को और सी राजा गोपालाचारी जी को। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, नोबेल और ऑस्कर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया किन व्यक्ति को? सत्यजीत रे को, जॉर्ज बर्नार्ड शो को, या वीएस नाइपॉल जी को, या रविशंकर जी को? जल्दी से बताइए बच्चों, नोबेल और ऑस्कर पुरस्कार, है ना? जल्दी से बताइए। देखिए बच्चों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और बात करें ऑस्कर पुरस्कार की तो ये फिल्म जगत में दिया जाता है ना? ये फिल्म जगत में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है, नोबेल और ऑस्कर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किए गए व्यक्ति कौन थे? तो वेरी गुड, आपने यदि ऑप्शन नंबर बी आंसर किया है देन आपका आंसर सही है। तो ये कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आ जाता है 2017 से 18 में बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था? 28 फरवरी को, यानी 2017 और 18 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था? 28 फरवरी को, 1 फरवरी को, 30 जनवरी को, या 1 जनवरी को? जल्दी से जवाब देना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 फरवरी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी बच्चों? मार्क ट्वेन ने, विवेकानंद ने, गॉर्की ने, या मेयो ने? देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये पुस्तक यानी ये नॉवल किसके द्वारा रचित की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, ये जो है ना एक रूसी उपन्यास है, यानी रूस का एक नॉवल है जिसे मैक्सिम गॉर्की ने 1906 ईस्वी में लिखा था। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी गॉर्की, देन आपका आंसर सही है। बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो इनके द्वारा भी कई सारी उपन्यास लिखी गई हैं, जिसमें से एक है कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, है ना? तो कभी कभी पूछ लेता है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो इनके नाम में ही देखिए ये चीज़ आ रहा है ना? इनका जो बुक का नाम है, बुक के नाम में ही इनका नाम है, तो आप लोग पहचान जाइएगा, है ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, विवेकानंद। तो देखिए अगर पूछे कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक तो मदर पुस्तक है जिसे गॉर्की ने लिखा है, एक कभी कभी पूछ लेता है मदर इंडिया। ठीक है, मदर इंडिया, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता कैथरीन मियो है। कौन है? कैथरीन मियो। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। फटाफट से बताइए। पहला है वेबर, गॉस, टेस्ला, या वेबर मीटर, वेबर पर मीटर। बताइए फटाफट से बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर आपका? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब इकाई जो है क्या होगा? वेबर होगा, गॉस होगा, या टेस्ला होगा? बताइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? सबको पता है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ये टेस्ला होती है। ठीक है, क्या होती है? टेस्ला। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? आपको बताना है कि एक नक्षत्र का रंग जो है किस पर निर्भर करता है। बताइए किस पर निर्भर करता है नक्षत्र का रंग? पहला है आपका घनत्व है, सूर्य से दूरी पर, पृष्ठीय तनाव पर, या त्रिज्या पर? बताइए नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? फटाफट से बताइए बच्चों कि नक्षत्र का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? नक्षत्र का रंग जो है वो घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पे? घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका,
सबसे छोटा ग्रह कौन सा है निम्नलिखित में से, बताइए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा आपका प्रश्न जो था क्या कि ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है, निम्नलिखित ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है, आपको ये बताना है। बृहस्पति, शुक्र, बुध और पृथ्वी। तो सबको पता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध होता है। ठीक है, तो बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सबसे छोटा क्या होता है, बुध होता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपका बृहस्पति है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। और पृथ्वी के सबसे निकट भी यही है, पृथ्वी के। ठीक है, और सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, वो वरुण है। ठीक है, सब नोट कर लीजिएगा, सबसे दूरस्थ ग्रह या पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है, वो वरुण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन दूसरों से भिन्न है। आपको बताना है कि कौन सा जो ईंधन है सबसे भिन्न है दूसरों से। तो पहला है डीजल, गैसोलीन, अल्कोहल और लिग्नाइट। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, डीजल, गैसोलीन, अल्कोहल, लिग्नाइट। तो क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। गैसोलीन जो है ये सब और सब ईंधन से भिन्न है आपका। ठीक है, गैसोलीन जो है और सब ईंधन से आपका क्या है, भिन्न है। अगला प्रश्न है आपका, बायोगैस निम्नलिखित का मिश्रण है। आपको बताना है कि बायोगैस जो है किसका मिश्रण है, बताइए फटाफट से, बायोगैस किसका मिश्रण है। बताइए बच्चों, बायोगैस का मिश्रण क्या होगा, CO प्लस H2 प्लस CH4, CO2 प्लस CH4 प्लस H2 प्लस H2S, या फिर H2 प्लस CO, या फिर CO2 प्लस N2। बताइए, तो बायोगैस में क्या क्या था, कार्बन होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिनमें बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि प्रतीत होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड और फिर 0.1 सेकेंड। तो बताइए क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी और उसके दीवार से जो प्रवृत्ति होकर हमारे कानों तक पहुंचेगी। बताइए, ये पता है क्या होता है, ये 1/10 सेकेंड से अधिक का समय लगता है। ठीक है, 1/10 सेकेंड से अधिक का समय लगता है। तो इसके हिसाब से आप देखिए, जब 10 से 1 को भाग दीजिएगा क्या होगा, 0.1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 सेकेंड का समय यहाँ पर लगेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है, 0.1 सेकेंड। 1/10 से अधिक का लगता है तो इसको हम लोग यहाँ से भाग दे के करेंगे तो 0.1 सेकेंड का समय आपको लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यदि एक दोलन का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाता है तो उसका दोलन काल होगा। आपको दोलन काल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आवर्त काल का ये होता क्या है, फॉर्मूला 2π√L/G। ठीक है, और आपको बता दें कि दोलन का जो दोलन काल होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। आपका दोलन काल जो है वो दोलक का दोलन काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण कि इसका जो दोलन काल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक आवर्धक कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी जो है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है। तो यह एक वस्तु को कितना आवर्धित करेगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए कितना आवर्धित करेगा यह एक वस्तु को, फटाफट से बताइए बच्चों, कितना आवर्धित करेगा। बताइए बच्चों, इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका,
यदि एक आवर्धक कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तब यह एक वस्तु का आवर्धित करेगा। सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, m बराबर होता है 1 प्लस में d/f। ठीक है, m आपको बताना है 1 प्लस में d, यानी कि उसका पहले से ही 2.5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होता है और f आपका 2.5 दिया है। इसका एक ज़ीरो यहाँ से हटाएंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में 25 से ये कितना बार में चले जाएगा आपका 10 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस में 10 तो कितना हो जाएगा 11 गुना इसको आवर्धित करेगा। ठीक है, 11 गुना इसको आवर्धित करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार, आपको बताना है कि जब कोई वस्तु जो है उत्तल लेंस की ओर बढ़ती है तो उसके प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। बताइए, जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए फटाफट से उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर, पहले घटेगा या बढ़ेगा, या फिर पहले घटता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है उत्तल लेंस की ओर गति करती है तो उसका प्रतिबिंब जो है क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यदि 1 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो इसकी चाल क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, इसकी चाल क्या होगी ये आपको बताना है। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपसे क्या पूछा है, भी पूछा है, यानी कि उसकी गति क्या होगी, यानी कि चाल क्या होगी वो बताना है। तो ये क्या हो जाएगी, इधर आके आपका इस तरह जब इससे यहाँ गुना होगा गतिज ऊर्जा तो ये क्या हो जाएगी 2k/m। ठीक है, और ये इसका भी यहाँ पर v² इधर आ जाएगा, डेट मीन्स इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 2 × 1 गतिज ऊर्जा का, यानी कि किस इसका दिया हुआ है क्या, गतिज ऊर्जा का 1 जूल है और फिर आपका m यानी कि मास भी आपका क्या है 1 है, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी कि इस पर जब रूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 रूट बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसमें होता है ना, बस 2 रूट बचेगा, यानी 2 रूट का वैल्यू कितना होता है आपका 1.41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.41 मीटर पर सेकेंड जो है आपकी इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 1.41 मीटर पर सेकेंड आपकी इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, इसमें समय क्या है, पहले तो ये लिखिए टाइम बराबर 0.8 सेकेंड। ठीक है, और चक्कर की संख्या क्या है, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 24। तो आवृत्ति निकालने के लिए क्या होती है, आवृत्ति जब निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चक्करों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, चक्करों की संख्या अपॉन में आपका हो जाएगा क्या, समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, समय। तो चक्करों की संख्या 24 है, अपॉन में 0.8 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो चले जाएगा, 8 × 24 यानी कि आवृत्ति जो हो जाएगी 30 Hz। 30 Hz यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगर आपका आंसर सही है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर नहीं सही हो रहा है तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है ये आपको बताना है। बताइए सबसे मतलब किसका विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे ज़्यादा होगा, लोहा का, जल का, तांबा का या पारा का, लोहा का, जल का, तांबा का या पारा का। बताइए विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे अधिकतम होगी।
फटाफट से बताइए बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, किसका होता है? जल का होता है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है? जल का होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को उसी तापमान पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, तब उसके आयतन में परिवर्तन होता है लगभग कितना? ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए बच्चों कितना परिवर्तन होगा? 1 सीसी का, 100 सीसी का, 1030 सीसी का, या 1670 सीसी का? इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। पहले तो क्या है आपका, मास ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? ये भी आपका यहाँ से 1 ही ग्राम होगा, ठीक है। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और फिर डेंसिटी ऑफ स्टीम क्या होता है? ये आपका 0.006 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ मतलब वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे, मास ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ वाटर 1 है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी क्या है, 1 है। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आपका है वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ठीक है। ये MS अपॉन में डेल्टा यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टीम करेंगे, ठीक है। और फिर मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम कितना है आपका, 1 है। और डेंसिटी ऑफ स्टीम कितना, 0.006 है। तो इसका यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आपका 0 चले जाएगा सारा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.667 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ से आप पूछा है क्या कि आयतन में परिवर्तन कितना होगा? तो आयतन में परिवर्तन हो जाएगा आपका VS माइनस में VW, ठीक है। तो VS कितना है आपका 1667 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 1666 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पे मत जाइएगा, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1666 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है आपको, ठीक है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। तो क्या हो जाएगा, पहले बढ़ता है या फिर 4 डिग्री तक घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आयतन जो है जल का ये क्या होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, ठीक है। 4 डिग्री तक घटता है, उसके बाद फिर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और वाटर का जो डेंसिटी होता है यानी कि घनत्व जो होता है सबसे अधिकतम कब होता है ये बताइए, कब होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बर्फ पर स्टील के लिए स्थिर घर्षण गुणांक 0.1 है, तो 70 स्केटर को गतिशील करने के लिए आवश्यक बल लगभग होगा। तो आपको बल बताना है कितना लगेगा। सबसे पहले तो देखिए कि क्या इसका हम इसको कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन है 0.1 न्यूटन, 0.7 न्यूटन, 7 न्यूटन और 70 न्यूटन। तो घर्षण गुणांक क्या है, घर्षण गुणांक है 0.1, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, ये आपका 7 kg है, ठीक है। और फिर स्केटर गतिशील करने के लिए आवश्यक बल, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका, घर्षण को म्यू से दर्शाते हैं और ये आपका mg, ठीक है। तो 0.1 इंटू 70 इंटू 10, क्योंकि ये द्रव्यमान है तो इसको हम 10 से गुना करके 70 कर लिए, और फिर ये 10 इसका g जो होता है, ठीक है, का मान। यहाँ से
एक जीरो जाएगा तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा F बराबर 17 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। बताइए फटाफट से, किस पर नहीं करता? उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमानों का योग, उनके द्रव्यमानों का गुणनफल और गुरुत्व स्थिरांक। तो बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है इनके, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल। फटाफट से बताइए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके द्रव्यमानों का योग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उनके क्या द्रव्यमानों का योग पर निर्भर नहीं करता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था उनका बिल्कुल सही। कुछ क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, होता है उनके बीच के दूरी के अब आपको बताना है कि दो कण का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस दो कणों के बीच में, वो उनके बीच की दूरी का क्या होता है? समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है? दोनों में से बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। और आपको बताना है कि जी का मान जो है ध्रुव पर कितना होता है? ध्रुव पर विषुवत रेखा की अपेक्षा जी का मान ध्रुव पर विषुवत रेखा की अपेक्षा कितना होता है? दोनों का आंसर बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनके बीच का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जी पर ध्रुव का मान विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? अधिक होती है आपकी। और जी का एसआई यूनिट क्या होता है आपका? ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एक प्रश्न लेते हुए जाइए और बताते हुए जाइएगा क्लास के बाद कि उसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, यहाँ हम प्रश्न लिख रहे हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है क्या है? 10 kg है। चंद्रमा पर उस वस्तु का भार होगा। बता इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा, इसको बताते हुए जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई कीजिए। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपके सारे फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, कुछ रोचक और कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।